हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है और हमने 12वीं कक्षा भूगोल विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो हमने इनकी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये वाली पुस्तक को हमने शुरू किया था। तो इसका जो पहला चैप्टर था वो चल रहा था, उसकी एक वीडियो जो है पहले अपलोड हो चुकी है और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। हम सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने मानव भूगोल के बारे में जाना और यहाँ पर हमने भूगोल की मेजर जो है डेफिनेशन जो है 3 विचारकों की जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकती हैं, रेटजेल, एलन सैम्पल और पॉल डीला ब्लाश। ये 3 विचारक हैं, तीनों की डेफिनेशन आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकती है। बहुत बार आई भी हुई है ये पीछे वाले बोर्ड के एग्ज़ामों में। और इसके बाद हमने मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों के विषय में हमने जाना था और भूगोल और अन्य विज्ञानों की जो संबंध है उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल में जो मेनली पढ़ा जाता है वो 3 बातें पढ़ी जाती हैं और तीनों बातें जो बेस्ड हैं नेचर और मानव के बीच में संबंधों को लेकर। अब इसमें पहला है मानव का प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो ये जो बात है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्राकृतिकरण। तो पर्यावरण निश्चयवाद, एक इनको और नाम दिया जाता है पर्यावरण निश्चयवाद। तो ये क्वेश्चन हर बार मिलता है पेपर में। 3 यहाँ पर पॉइंट होंगे और तीनों के तीनों ही आपको किसी न किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर मिलते हैं। तो इनको जो है बहुत ही ध्यान से समझना। अब पर्यावरण निश्चयवाद, जो पर्यावरण है वो जैसा चाहेगा वैसा होगा, इसका मेनली मतलब ये है। और इसमें जो है पर्यावरण को जो है सर्वशक्तिमान माना जाता है। जो पर्यावरण है वो जो है वो पावरफुल है और उनके अनुसार ही मानव को ढलना पड़ेगा। तो संपूर्ण मानव के क्रियाकलाप जो है वो जो पर्यावरण जो है वो नियंत्रित करता है। तो इसीलिए इसने कहा है मनुष्य प्रकृति का दास है, पर्यावरण सर्वशक्तिमान है, मानवीय क्रियाकलापों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है और प्रकृति के सामने जो है मानव की कोई औकात नहीं है, मानव की कोई हैसियत नहीं है। तो प्रकृति के सामने मानव तुच्छ और महत्वहीन और निष्क्रिय जो है वो प्रतीत होता है। और इस प्रकार की ये बातें मानते हैं। तो इस संकल्पना के आधार पर जो मानव है वो प्रकृति के हिसाब से ही चलता है। इसीलिए वो प्रकृति की जो प्रचंडता है या उनकी जो भयानकता है उससे बचने के लिए तो उनकी पूजा करता है। और सतत पोषण के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो प्राकृतिक संसाधन ना हो तो मानव का गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ समाजों ने इनको जो है जो भौतिक पर्यावरण है इसको माता प्रकृति भी कहा है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, माता प्रकृति किसे कहा है? तो ये पर्यावरण को कहा जाता है, भौतिक पर्यावरण को। तो ये किस विचारधारा में आ रही है? तो ये पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा में आ रही है या मानव का प्रकृतिकरण इसमें आ रही है। तो ये माता प्रकृति, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए ये बात जो कह रही है प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान है, तो
प्रकृति के अनुसार ही मानव को कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब देखिए, गर्म एरिया है तो वहाँ पर सूती वस्त्र पहने जाएंगे, और ठंडा एरिया है तो वहाँ पर गर्म वस्त्र पहने जाएंगे। यहाँ तक कि हमारा खाना भी जो है वो भी जो है गर्मियों का अलग होता है और सर्दियों का अलग होता है। तो चलिए एक लिस्ट बनाइए, सर्दियों का कौन सा है और गर्मियों में आप कौन कौन सा खाना खाते हो। तो हर तरीके से मानव को प्रकृति इफ़ेक्ट कर रही है। इसी तरीके से कुछ उदाहरण और दिए हैं, जैसे कि जायरे में पिग्मी लोग रहते हैं जो पर्यावरण के साथ पूरी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके से कालाहारी के बुशमैन अफ्रीका में रहते हैं, और एस्किमो जो उत्तरी ध्रुव में निवास करते हैं। तो ये पूरी तरह से जो है प्रकृति के द्वारा नियंत्रित जीवन में चलते हैं, और प्रकृति के अनुसार इन्होंने अपने आप को ढाल रखा है। तो आशा करता हूँ ये पहला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानना है, और मानव जो है वो प्रकृति के सामने तुच्छ है, और प्रकृति के इस अनुसार ही मानव को चलना पड़ेगा। तो ये बात जो है आपने इस पॉइंट में लिखनी है। तो उदाहरण आपके सामने मैंने दे दिए हैं, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवा दिए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रकृति का मानवीकरण। इसको संभववाद भी कहा जाता है, पॉसिबिलिज्म, संभववाद। अब ये क्या मानते हैं, संभव मतलब पॉसिबल मतलब मानव सर्वशक्तिमान है, और वो जो चाहे अपनी तकनीक और बुद्धि के दम पर जो है वो कुछ भी कर सकता है। वो यहाँ तक कि प्रकृति को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस प्रकार की बात ये विचारधारा बोल रही है। तो मानव भी जो है शक्तिशाली है, और समय और स्थिति के संदर्भ में मानव ने अपने ज्ञान में काफ़ी बढ़ोतरी की है, और आज मानव जो है अब प्रौद्योगिकी रूप से काफ़ी ज़्यादा विकसित है। तो जिसकी वजह से जो है पर्यावरण को जो है वो एक संसाधन के रूप में यूज़ करता है। तो इस विचारधारा के अनुसार तो ये बात आपको ज़रूर लिखनी होगी, पर्यावरण की मानव जो है पर्यावरण की कठपुतली नहीं है अथवा दास नहीं है। यह प्रकृति से मानव प्रभावित जरूर होता है, लेकिन अपनी जो है बुद्धि और कार्यकुशलता के आधार पर जो है पर्यावरण को प्रभावित भी काफ़ी हद तक करता है। तो अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब देखिए, मनुष्य ने जो है वनों को काट काट कर जो है पूरा का पूरा जो है धरती का जो की व्यवस्था है, तो वायु के जो गैसों का संगठन है उसमें बदलाव ला दिया है। चाहे उसका प्रभाव मानव को ही सहन करना पड़ रहा है। कृषि कार्य करता है, पशुपालन, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई, बिजली उत्पादन करता है, खनिजों का उपयोग, और कैसे जो उद्योग धंधे जो है विकसित किए हैं, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी अपनी पहुँच स्थापित की है। तो ये सारा किसके दम पर हो पाया है, तो ये सारा मानव की कार्यकुशलता और तकनीक के बल पर जो है ये सारी बातें संभव हो पाई हैं। तो यहाँ पर इस विचारधारा में आपने क्या बोलना है, क्या आपको समझना है, जो मानव है वो पर्यावरण के हाथ की कठपुतली या दास नहीं है, और अपनी बुद्धि और कार्यकुशलता के दम पर जो है बल पर जो है क्या करता है, ये प्रकृति को प्रभावित करता है। तो ये उदाहरण दे रखे हैं ये सारे, और ये आपने डेफिनेशन बतानी है। तो तीसरी प्रकार की जो यहाँ पर जो बात है वो है संभववाद, संभावनावाद। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं पहले। तो ये एक विद्वान थे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने 1948 में, ग्रिफ टेलर नाम का ये आदमी था, तो इसने जो है अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें ये बात कही थी। अब ये संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद, तो इनके बीच की बात लेते हैं। ये कहते हैं मानव भी सर्वशक्तिमान है, और पर्यावरण भी सर्वशक्तिमान तो नहीं कहेंगे, मानव भी कुछ हद तक जो है प्रकृति को प्रभावित करता है, और प्रकृति भी कुछ हद तक जो है मानव को प्रभावित करती है। अब मानव की दक्षता
मानसिक क्षमता और विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधार पर मानव जो है प्रकृति को अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। तो ये बात ये बोलते हैं। तो ये एक तरह से पर्यावरण संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की ये बात कहीं न कहीं करते हैं। ये कहते हैं आप भी ठीक हो, आप भी ठीक हो, और आपके बीच का रास्ता हम लेते हैं। तो इसने एक अवधारणा दी थी, तो रुको और जाओ। तो इसको जो है निश्चयवाद वाक्यांश का उपयोग किया था इसके लिए, रुको और जाओ। ये किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर ने, ऑस्ट्रेलिया का ये विद्वान था। तो ये किससे संबंधित है? संभावनावाद, प्रोबेबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, तो इनसे ये संबंध रखती है। तो ये तीन बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो पर्यावरण निश्चयवाद क्या बोलता है? जो प्रकृति है वो सर्वशक्तिमान है। और संभववाद क्या कहता है? मनुष्य सर्वशक्तिमान है। और संभावनावाद क्या बोलता है? दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो अगर मानव के पास अच्छी तकनीक है तो वो पर्यावरण को एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकता है। तो ये तीनों बातों में आपकी क्लैरिटी बनी होगी। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो? मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है या पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है, या इनमें से कौन सी विचारधारा के आप साथ सहमत हो? तो वो आप इनके ऊपर बात कर सकते हो, समझिए इनको। देखिए, इस विचारधारा से संबंध में कुछ और बातें जो है इसमें बता रखी हैं। और मानव भूगोल की डेफिनेशन के बारे में बता रखा है यहाँ पर। मानव भूगोल, भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंत संबंधों का अध्ययन है। तो उनके बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया होती है उनके संबंधों का अध्ययन जो है भूगोल में किया जाता है। अब जो है मानवीय संस्कृति जो है उसमें हमने ये पहले भी पढ़ लिया था। जो अधिवास है, ग्रह हैं, नगर जो है, गांव है, जो सड़कों का जाल है, खेत खलिहान है, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, भौतिक सांस्कृतिक तत्व जो हैं, ये सारे जो है मानव ने बनाए हैं। और ये कहीं न कहीं प्रकृति को प्रभावित करके ही बनाए हैं। तो मनुष्य और प्रकृति जो है इनके बीच में जो है क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो होती रहती है। तो इस मानव जो है और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो सदा ही परिवर्तनशील है। अगर मानव के पास थोड़ी तकनीक आ जाती है तो मानव उन संबंधों को प्रभावित कर पाता है, नहीं तो उनको प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो ये कंप्लीट बात जो है इन्होंने इन 3 पॉइंट में कही है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समय के गलियारे में मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट द कॉरिडोर ऑफ टाइम। तो समय के साथ जो है, अब देखिए मानव और प्रकृति दोनों की, मानव की जो क्षमता है, कार्यकुशलता है, उनमें समय के साथ जो है समझ बढ़ती है, उनमें तकनीक बढ़ती है। तो उसी तरीके से जो है मानव जो है जो पर्यावरण के साथ जो है उनका अनुकूलन जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे मानव का अनुकूलन ज़्यादा बढ़ रहा है तो वैसे वो प्रकृति को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान रहा है। तो जिसकी वजह से जो है एक नए प्रकार से पृथ्वी के ऊपर मानवीय पारिस्थितिकी जो है वो पैदा हुई है। मानव को ज़्यादा मात्रा में जो है प्रकृति की समझ विकसित हुई है। अब मानव जो है जैसे जैसे मानव की समझ विकसित हुई है वैसे वैसे प्रकृति जो है उनका विश्लेषण करने में, जो उसमें जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं या वो जो परिवर्तनों का कारण है उनको हम जो है अच्छे तरीके से समझ पाएँ। और जब हम उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं तो साथ के साथ उनके उपागम, जो अध्ययन करने के जो तरीके हैं उनमें भी बदलाव आया है। तो जैसे जैसे मानव की तकनीक में बदलाव आया तो वैसे वैसे हमने प्रकृति को अच्छे तरीके से समझने के ऊपर काम किया है। और जैसे ही हमने प्रकृति को समझने के ऊपर काम किया तो हमने अपने मेथड जो है, अध्ययन करने के जो मेथड है, जो तरीके हैं, उनमें हमने बदलाव किया है, ताकि जो हम जो ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है ये भी गतिशील है, मानव भी गतिशील है, इनके गतिशील संबंधों का अध्ययन करना है तो हमें जाहिर सी बात है अपने तरीक़ों में भी जो है कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर करने पड़ेंगे। तो इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो जिसकी वजह से जो है मानव की जो विचारधाराएं हैं उनमें भी बदलाव आया। तो ये बदलाव जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके बारे में आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो कौन कौन से थॉट हैं तो वो यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए, जैसे जैसे भूगोल का डेवलपमेंट हुआ है या हमारे पास विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है, तो वैसे वैसे हमारी सर्च जो है, हमारी जो है जानकारी वो बड़ी है। तो सबसे पहले देखिए, कॉलोनिज्म का जो अर्ली कॉलोनिज्म है, जैसे वास्को डी गामा भारत की तरफ आते हैं, तो वो समुंदर के रास्ते से आए थे भारत की तरफ। तो उसके बाद जो है बहुत सारी कॉलोनियाँ जो है वो अफ्रीका और भारत या अदर जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वहाँ पर जो है यूरोप वासियों ने जो है वहाँ पर कॉलोनियाँ डेवलप की। तो वो टाइम को कहा गया उपनिवेश युग, आरंभिक उपनिवेश युग। तो इसमें जो है बहुत सारे जो एक्सप्लोरर थे या अन्वेषण व्यक्ति थे, जो नए नए क्षेत्रों की जो है खोज करते रहते थे, जैसे वास्को डी गामा थे, कॉपरनिक्स थे, सॉरी कोलंबस थे। तो ये लोग जो हैं क्या है, घूमते रहते थे तो अपने जहाज़ के माध्यम से। तो इन्होंने रास्ते में जो भी देखा तो उनको जो है उनका जो है विवरण कर दे दिया, उनको जो है लिख दिया। तो इस प्रक्रिया को जो है एक्सप्लोर कहाँ गया एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन, जो लिखा जो देखा उसको लिख दिया। तो इस अन्वेषण और विवरण इस उपागम का नाम है। तो सबसे पहले ये उपागम विकसित होता है और इनके कुछ लक्ष्य दे रखे हैं। साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों के चलते हुए लोग जो है एक स्थान से नए नए स्थानों पर जा रहे थे, तो रास्ते में जो भी देखते हैं उनको जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, उनको लिख लेते हैं। और नेक्स्ट जो है उत्तर उपनिवेश युग। अब देखिए, पूरे के पूरे इलाके में ये लोग जो है घूम चुके हैं। तो घूमने के बाद जो है ये देख रहे हैं एक स्थान में जलवायु कैसी है और दूसरे स्थान में जलवायु में क्या बदलाव है, और उनके बदलाव की वजह से जो है वहाँ की वनस्पति में क्या बदलाव आए, वहाँ के तापमान में क्या बदलाव आए, और वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में क्या बदलाव आए, और वहाँ से क्या क्या वस्तु जो है उत्पादित की जा सकती है। तो इस तरीके से एक प्रदेश को और दूसरे प्रदेश से अलग अलग करने की बात कही गई। तो इसी स्टडी को कहा गया प्रादेशिक विश्लेषण। अब ये प्रदेश है, इनके बीच में क्या ऐसे तत्व हैं जो इनको इस प्रदेश से अलग करते हैं, तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं प्रादेशिक विश्लेषण। तो ये शुरू हुआ था उत्तर उपनिवेश युग में, लेटर कॉलोनिज्म पीरियड में। तो इसमें जो है बता रखा है प्रदेश के सभी पक्षों का जो है विस्तृत वर्णन किया जाता था, और पृथ्वी को जो है समझने में इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी इन्होंने लिखा हुआ था, अब उनका विश्लेषण करने से जो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रादेशिक जानकारी हमारे सामने आ गई। तो ये दूसरा जो मेथड था जिसे हमने प्रादेशिक विश्लेषण कहा। और तीसरे वाला जो है वो है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। इसको क्षेत्रीय विभेदन के नाम से जानते हैं। क्षेत्रीय विभेदन, सॉरी, क्षेत्रीय विभेदन। अब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग क्यों है, तो इन बातों के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दिया गया। तो इसी को कहा जाता है एरियल डिफरेंशिएट। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से अलग क्यों है, किन कारणों से अलग है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, और यहाँ पर जो है चाय होती है और यहाँ पर गेहूँ क्यों होता है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या स्लोप की जो है या तापमान या ढाल, मुझे ये सारे फैक्टर जो है वहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर लोग जो है मोटे वस्त्र, एक स्थान पर मोटे वस्त्र पहनते हैं और एक स्थान पर पतले वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो उनके पीछे जो कारण है, लॉजिक है, उनको जो है अच्छे से जांचा परखा जाने लगा। तो ये अध्ययन किया गया, इसको कहा गया है क्षेत्रीय विभेदन। नेक्स्ट जो है वो है स्थानिक संगठन। अब देखिए, जब सारे के सारे क्षेत्र की हमने संसाधन या एरिया की विशेषता हमने पहचान ली, तो जाहिर सी बात है हमने उस क्षेत्र के जो है संसाधन भी पहचान लिए होंगे। तो उन संसाधनों को किस तरीके से हम मानव के कल्याण के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो संसाधन मतलब एक स्थान है, इसमें क्या क्या खास है या किन किन
कहाँ पर नदी है, कहाँ पर उनके ऊपर पुल बनाया जा सकता है, कहाँ से बिजली पैदा की जा सकती है, कहाँ पर जो है एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक ही स्थान के जो स्थानीय जो संसाधन हैं उनको जो है संगठित करने का काम जो है करना है। तो ऐसी स्टडी को जो है स्थानिक संगठन जो है वो कहा गया स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है सर्वे किए गए, बहुत सारे मानचित्र बनाए गए और मानचित्रों का विश्लेषण करके जो है वहाँ पर जो है संसाधन डेवलपमेंट करने का जो है काम देखा गया। तो ऐसे उपागम को स्थानीय संगठन स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का नाम दिया गया, और जो 1950 से 1960 के टाइम के पीरियड के बीच में होता है। नेक्स्ट जो है 1970 का दशक। तो इसमें जो है ये कुछ विचारधाराएं हैं, और इस विधि में बहुत सारे मैथमेटिक कैलकुलेशन को जो है यूज़ किया गया, और ताकि जो है संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, जिसे मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। और एक बात और, इसमें जो है वेव लिखा हुआ है कई जगह पर, इसका मतलब है के, तो ये ठीक कर लेना, बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है तो ये गलती से रह गया, इस पीडीएफ को ठीक नहीं कर पाए, सॉफ्टवेयर की ये दिक्कत है। नेक्स्ट जो है 1970 का दशक। अब देखिए ये जो ऊपर मात्रात्मक क्रांति या कह सकते हो कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, और कैलकुलेशन जो है मानव के बिहेव के ऊपर जो है काम नहीं करती। तो सामाजिक राजनीतिक यथार्थ में जो है इनका जो है कोई महत्व नहीं है। तो देखिए 1 घंटे में जो काम हो सकता है तो मशीन कर सकती है, तो मानव उतने टाइम में वैसा काम नहीं कर सकता, वो या तो ज़्यादा काम कर सकता है, कम कर सकता है। तो अब यहाँ से दिल्ली जाना है, अपने कोई भी ये पॉइंट है वहाँ से दिल्ली जाना है, तो एक व्यक्ति को वहाँ से दिल्ली में जाने में 5 घंटे लगते हैं, और दूसरे को जो है 6 घंटे लग सकते हैं, जबकि प्रॉपर ही दूरी एक जितनी है। तो वो उसके रास्ते में बहुत सारी सिचुएशन जो है, स्थिति जो है वो निर्भर करती है। तो इस तरीके से मानव के ऊपर जो है ये सारे रूल जो है, भौतिक रूल जो है वो अप्लाई नहीं होते मानव स्वभाव के ऊपर। तो इसी वजह से जो है कुछ और प्रकार की स्टडी जो है बाहर आई, जिसको जो है मानववादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी, ये तीनों विचारधाराएं की डेफिनेशन बाहर दे रखी है। तो इनका जो जन्म हुआ उसके बाद है 1990 का दशक जो है, इसको आधुनिकवाद कहा जाता है। पोस्ट उत्तर भारत भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद ये नाम दिया गया। पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, इसके अनुसार जो है जो भी हमने आज तक की स्टडी की है उनको जो हमने इस तरीके से जो है उनके जो है व्यवहार के ऊपर जो है, व्यवहारिक उपयोग के ऊपर जो है ये बात करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उन संसाधनों को जो डेवलप किया जाए, और डेवलप करने के बाद जो है मानव के लिए भी उपयोग किया जाए, और आने वाले जो हमारा समय है उनमें जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी जो है वो वस्तु बची रह सके। इस तरीके की जो है सतत पोषणीय विकास वाली जो है बात को इसमें जो है शामिल किया गया। तो ये 1990 के दशक की बात की स्टडी है। तो इस तरीके से संसाधनों को देखा जाने लगा। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। आशा करता हूँ आपको इस चैप्टर के माध्यम से जो है कुछ इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है विकसित हुई होगी, समझ विकसित हुई होगी। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से जो है इस लेक्चर को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।